दोस्तों आज के समय यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, करेंसी और इकोनॉमी। और इसके साथ आप आए दिन न्यूज और आर्टिकल में सुनते होंगे कि यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिया या कभी रशिया पर सैंक्शन लगा दिया। आखिर आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि ये सैंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है और इसे किसी कंट्री पर क्यों लगाया जाता है, और सिर्फ यूएसए जैसे बड़े देश ही क्यों सैंक्शन लगाते हैं? क्या कोई दूसरी कंट्री भी यूएसए पर सैंक्शन लगा सकती है? और किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद वहाँ के सिटीजन्स की क्या हालत होती है, उन्हें किन किन मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है? चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। Biden will campaign on his response to the war in Ukraine and his efforts to isolate Russia on the world stage. But the numbers tell a different story. Despite the war and sanctions, the Russian economy is still growing. In fact, Russia's economy has performed better than some of its Western rivals, especially the major players like the United Kingdom and Germany. Russia is doing better than them. So what's driving Russia's economic resilience? दोस्तों अगर एक देश किसी दूसरे देश या संगठन के ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टीज या रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो उसे हम सैंक्शन का नाम देते हैं। किसी भी देश के ऊपर पेनल्टीज और रेस्ट्रिक्शन लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर वो देश ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है और अपने देश में टेररिस्ट ग्रुप और टेररिज्म को सपोर्ट करती है या इंटरनेशनल एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर कोई डिसीजन लेती है, तो उस देश पे सैंक्शन लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हम ईरान की एग्जांपल ले तो ईरान ने बहुत सारी टेररिस्ट ग्रुप जैसे हिजबुल्ला ह्यूतीस को फंडिंग दी है और यूएसए के इंटरनेशनल एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसलिए आज ईरान रशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आता है। सैंक्शन एक तरह के नहीं होते, इसमें अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है डिप्लोमेटिक सैंक्शन। इस सैंक्शन में अगर कोई भी देश दूसरे देश की पॉलिसीज या बिहेवियर से खुश नहीं होता है तो उस देश से अपनी एम्बेसी को क्लोज कराकर अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेता है। और दूसरे तरह की सैंक्शन है इकोनॉमिक सैंक्शन। इस सैंक्शन में दूसरे देश के ट्रेड, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या कोई भी बिजनेस डील जो दो देश के बीच में होने वाली होती है उस पर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, जिससे जिस कंट्री पे सैंक्शन लगा होता है उसे इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ता है। और इसी से कुछ मिलता जुलता है ट्रेड सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन। ट्रेड सैंक्शन में बेसिकली दूसरे कंट्रीज के ट्रेड एक्टिविटीज को टारगेट किया जाता है। इसमें दूसरे कंट्रीज के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या किसी स्पेसिफिक गुड्स पर बैन लगा दिया जाता है। और फाइनेंशियल सैंक्शन के केस में गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कंट्रीज की एसेट्स फ्रीज कर देती हैं और बैंक्स पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। और इसके बाद बचता है मिलिट्री सैंक्शन। मिलिट्री सैंक्शन के केस में दो देश के बीच में जितने भी वेपन्स, मिसाइल, फाइटर जैसे डील होने वाले रहते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। इस सैंक्शन को इम्पोज करने का सबसे बड़ा रीजन यह होता है पीस को प्रमोट करना और ह्यूमन राइट्स को बचाना। तो आपने कभी ये सोच कर देखा है हर देश के ऊपर सैंक्शन लगाने के पीछे यूएस का क्यों हाथ होता है? हम इसका पहले आंसर जाने। मेरा आपसे एक सवाल है कि 21st सेंचुरी में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी करेंसी वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन में यूज की जाती है? और कौन सी ऐसी कंट्री है जो नेटो, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है? दोस्तों अगर हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढने जाए तो हमारे पास एक ही जवाब मिलता है जो कि है यूएसए। दोस्तों अगर हम सैंक्शन की हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जब सारी यूरोपियन कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी तो उस समय के 28th यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने मौका पाकर दूसरे देशों पर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया था। उनका ये कहना था कि सैंक्शन लगाने से दो देशों के बीच में पीस बढ़ेगी। लेकिन अगर हम 25 साल बाद जाकर देखें तो यूएस अपनी सैंक्शन वाली पॉलिसी अपनी जियोपॉलिटिकल कंपटीटर के अगेंस्ट यूज करने लगा। जैसे रशिया और ईरान, इन सबके अगेंस्ट यूएस सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम यूएस द्वारा सैंक्शन लगाए गए हुए देशों को देखें तो उसमें बहुत सारे देश हैं जैसे रशिया, ईरान, क्यूबा, सीरिया और यूक्रेन। आपको इन सारी देशों में कोई कॉमन चीज दिखी? इसमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनकी यूएसए के साथ कभी न कभी कोई न कोई वॉर हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बात बोलना सही होगा या नहीं कि यूएसए अपनी सैंक्शन वाली पॉलिसीज अपने एनिमी कंट्रीज के अगेंस्ट यूज करती है? और जहां तक ये सवाल है कि यूएसए ज्यादातर सैंक्शन का इस्तेमाल क्यों करता है दूसरे देशों पर, तो मिलिट्री और इकोनॉमी के अलावा दूसरे बड़े कारण भी हैं इसके पीछे। अगर हम अल जजीरा की रिपोर्ट देखें तो उनका ये कहना है कि यूएसए ने दुनिया के 80 देशों में अपनी 750 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसेस खोल रखी हैं। जिन भी देशों में यूएसए ने अपनी मिलिट्री बेस खोली है वो देश आज के दिन पूरी तरह यूएसए पे डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए। और इसके साथ ही साथ यूएसए ने 159 देश में
अपनी मिलिट्री भी तैनात कर रखी है। अगर इसके फायदे देखे जाए तो बहुत सारे हैं, जैसे जो कंट्री खुद कैपेबल नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने में, उनकी रक्षा करना, टेररिस्ट ग्रुप और टेररिज्म को खत्म करना। लेकिन अगर इसे यूएसए के पॉलिटिकल एडवांटेज के तौर पर देखा जाए तो यूएस को इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यूएसए उस देश की मिलिट्री में इंटरफेयर कर सकता है और ये सारे देश यूएसए पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने मिलिट्री और वेपन्स के लिए। मिलिट्री के साथ ही साथ ये सारे देश यूएसए के इंपोर्ट्स पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए इन सारी देशों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है यूएसए के ओपिनियन या डिसीजन के खिलाफ जाना। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स यूएस यूज करता है अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर। जैसे पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं जहां पर यूएस दूसरे कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, जिससे जो लीडर यूएसए का सपोर्ट कर रहा हो वही उस देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने और यूएसए उसे अपने इशारों पर चला सके। दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे ऑपोजिशन पार्टीज को फंडिंग देना या डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना। अब मैं इसके आपको कुछ गिने चुने एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 1973 में यूएसए ने चिली के ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट किया था ताकि यूएसए जिसे वहां सत्ता में लाना चाहता है उसे ला सके। और ऐसे ही 1953 में यूएसए ने सीआईए ऑपरेशन चलाया था। ईरान ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था, जिससे यूएसए को बहुत ही लॉस उठाना पड़ा और यूएसए उसकी इस पॉलिसी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए यूएस ने ईरान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक को हटाकर अपनी कठपुतली को बैठा दिया था। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 2004 में यूक्रेन और 1948 में इटली और 1980 में निकारागुआ में यूएसए ने अपनी टांग लड़ाई थी। इन सब के चलते आज यूएसए ने अपने हर एक सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली है, इसलिए आज यूएसए पे सैंक्शन लगाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ देशों ने यूएसए पर टैरिफ जरूर लगाया है। टैरिफ मतलब जो देश अपने गुड्स और सर्विस दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर वो देश उस प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स लगा देता है या टैक्स को बढ़ा देता है तो उसे हम टैरिफ का नाम देते हैं। दोस्तों, आप लोग एक बात सुनकर शॉक हो जाएंगे कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद रशिया पर बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए गए थे, लेकिन 2024 में रशिया की इकोनॉमी ग्रोथ 3.2% से भी ज्यादा है। इतने सारे इंटरनेशनल सैंक्शन लगाने के बाद जिस ग्रोथ रेट से रशिया की जीडीपी बढ़ रही है वो यूएसए और वेस्टर्न कंट्री से भी ज्यादा है। क्या यहाँ पर ये कहना सही होगा कि नहीं कि यूएसए अपनी सैंक्शन सुप्रीमेसी की पावर धीरे धीरे खो रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यूएस के सैंक्शन के वजह से दुनिया भर के सिविलियंस को मुसीबत उठाना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिम्बाब्वे जैसा देश। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट को यूएस सैंक्शन की वजह से 150 बिलियन का लॉस उठाना पड़ा। अगर हम रिपोर्ट की माने तो जिम्बाब्वे में पहले से इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस थे, लेकिन यूएस के सैंक्शन लगने के बाद पॉवर्टी और करप्शन वहां बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज ने यूएस को कई बार क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि किसी भी देश के बेसिक गुड और सर्विस जैसे दवाई, खाना और बेसिक नीड्स पर सैंक्शन लगाना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और अगर हम ईरान की कंडीशन के ऊपर नजर डालें तो यूएस सैंक्शन की वजह से ईरान के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन जैसे बहुत सारी चीजों में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि जितने लोग यूएसए और ईरान के वॉर में नहीं मारे गए, उससे ज्यादा यूएस सैंक्शन की वजह से ईरान के सिविलियंस की डेथ हो गई। और यूएसए की वजह से ईरान के लोगों में ऐसी रेयर डिसीज देखने को मिली जो ईरान के लोगों ने आज तक नहीं देखी थी। इसमें से एक डिसीज का नाम है बटरफ्लाई चिल्ड्रन। ये डिसीज इतनी पेनफुल थी कि इसे 3rd डिग्री बर्न से कंपेयर किया जाता था और ये ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता था। मोनलिकए हेल्थ केयर, जो कि एक स्वीडिश कंपनी थी, ये डिसीज के लिए दवाई बनाती थी और यूएस के प्रेशर में आकर ये स्वीडिश हेल्थ केयर कंपनी अपनी दवाई एक्सपोर्ट करना ईरान ने बंद कर दी, जिससे मौके पर ही 30 सिविलियंस की डेथ हो गई। इसमें से ज्यादातर छोटे बच्चे थे। क्या आपको यूएसए की सैंक्शन वाली पॉलिसी सही लगती है कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।